नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति है, इसके पीछे कहीं न कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक नीति है, उसका तो एक मेन कारण था ही, पर इससे पहले भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों के द्वारा कई तरह के आंदोलन किए गए, कई तरह के विद्रोह किए गए। इनमें किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद आदिवासी समाज के लोग जो थे उन्होंने भी आंदोलन किया। पर 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, इसको कहीं कहीं सिपाही आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है और कहीं कहीं इसे स्वतंत्र भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था। अगर हम कारण को समझ लेंगे तो इस क्रांति की घटनाक्रम को समझने में आसानी होगा, और फिर हम देखेंगे कि इस क्रांति का परिणाम क्या होता है। और 1857 के क्रांति के बाद भारत में जो ब्रिटिश शासन है, उनमें किस तरह का बदलाव आया, किस तरह का परिवर्तन आया, इस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज समझना है वो हमें समझना है कि 1857 का जो क्रांति हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, इसको समझ लेना जरूरी है। तो आइए समझते हैं आज सबसे पहले 1857 की क्रांति। देखिए, क्रांति का मतलब होता है कि अचानक होने वाले ऐसे आंदोलन या ऐसा विद्रोह जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। और चूंकि 1857 की क्रांति भारत की आज़ादी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल है, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसलिए सबसे पहले यही जरूरी है समझ लेना कि 1857 का जो क्रांति हुआ, इसके पीछे के कारण क्या क्या रहे। तो कई सारा कारण थे। अगर हम 1857 के क्रांति के कारण को समझें कि इस क्रांति का क्या कारण था, तो कई कारणों को समझना पड़ेगा। इनमें जो सबसे पहला कारक आप समझ सकते हैं वो है आर्थिक कारक या आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, इसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक कारण किस तरह से जिम्मेदार था, आर्थिक घटनाक्रम किस तरह से 1857 के पहले बदल रहा था, जिसके वजह से भारतीय लोगों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक असंतोष का भावना था और लोगों ने 1857 के क्रांति की शुरुआत की। इसको समझने के लिए इसके आर्थिक पहलू को समझें। तो अगर हम 1857 की क्रांति की आर्थिक पहलू को समझेंगे तो सबसे पहले तो एक है इसका भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति, जो किसान आंदोलन हुआ था, विभिन्न किसान आंदोलन में भी हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भू राजस्व नीति था, उसके कारण किसान आंदोलन हुआ। और जो 1857 की क्रांति है, इसके पीछे भी कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के भू राजस्व नीति है। अधिक से अधिक किस तरीके से राजस्व की राशि वसूला जाए, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों पर टैक्स की राशि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और चाहे अकाल आ जाए या कोई और प्राकृतिक घटना हो जाए, इस परिस्थिति में भी किसान को टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के द्वारा। और इसका परिणाम ये हुआ कि किसान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक विरोध की भावना उत्पन्न होना शुरू हुआ, जो 1857 की क्रांति में एक प्रमुख कारण बना। अगर दूसरे आर्थिक कारण को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के प्रसार के लिए पारंपरिक उद्योग को नाश कर दिया। पारंपरिक उद्योगों का विनाश। जब ब्रिटेन में
औद्योगिक क्रांति हुआ तो ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं को भारत में बेचना प्रारंभ किया गया और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बाजार बन गया। इस वजह से जो भारतीय उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, वो विनाश होने के कगार पर पहुंच गया और भारत ब्रिटेन के तैयार उत्पादों का एक बाजार बन गया। जब भारत के उद्योगों को समाप्त किया गया नीतियों के तहत, क्योंकि भारत के उद्योगों से कच्चा माल न मिले भारतीय उद्योग को, इसके लिए ब्रिटिश प्रशासन ने नीति बनाया। उसके बाद जो कुटीर उद्योग था, उससे जो उत्पाद तैयार होता था उसकी कीमत तय किया गया। इसके वजह से भी कुटीर उद्योग का विनाश हो गया। तो भारत के पारंपरिक उद्योग के समाप्ति की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और अधिकांश लोग कृषि पर अपने जीवन को मतलब प्रतिस्थापित करने का कोशिश किया। अपने जीवन जीने के लिए कृषि को चुना, पर कृषि पर दबाव इतना बढ़ गया कि उत्पादकता नहीं बढ़ी, पर लोगों का संख्या उसमें बढ़ता चला गया। इस वजह से भी भारतीय लोगों में असंतोष का भावना था और विद्रोह का भावना था, जो 1857 के जो महाविद्रोह है, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण बना। अगर हम आर्थिक कारण में और चीज को समझे तो उसका औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीति, चूंकि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना उपनिवेश बना लिया था, तो कंपनी की यही नीति था कि किस तरह से अधिक भारत से धन अर्जन किया जाए, और इसके वजह से उन्होंने भारत पर औपनिवेशिक नीति की शुरुआत किया। और औपनिवेशिक नीति के वजह से भारतीय उद्योग तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही जो कृषि है, कृषि भी प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने कृषि, जो भारत की कृषि कभी अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता था, कपास का उत्पादन भी करता था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक मुनाफा के लिए भारतीय कृषि को व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि किसान की स्थिति समय के साथ बदतर होता चला गया, क्योंकि भारतीय किसान अनाज उत्पादन करते थे और अपने परिवार का गुजारा चलाता था, पर जब उन्होंने व्यवसायिक कृषि करना शुरू किया तो उनकी अनाज उत्पादन करने की क्षमता कम हुआ और इस वजह से कई क्षेत्र में भूखमरी, अकाल जैसे समस्याएं देखने को मिला। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान उसकी आर्थिक नीतियां थी, इन सब आर्थिक नीतियों के वजह से भारतीय समाज के लगभग सभी हिस्से प्रभावित हुआ। जो किसान लोग थे उनको राजस्व की राशि इतना ज्यादा देना पड़ता था कि उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होता चला गया। जो पुराने उद्योग भारत का था, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या अलग अलग तरह के जो पारंपरिक उद्योग था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन उद्योगों को विनाश कर दिया। इस वजह से भारत में चाहे वो कपड़ा बनाने वाले बुनकर हो या फिर जो लोहा बनाने वाले कारीगर हो, उन सब में एक असंतोष का भावना था, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तीसरा कारण कि औपनिवेशिक नीति की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा भारत से धन को निकाल करके यूरोप भेजने का प्रयास किया, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास किया। और इस प्रयास में उन्होंने न तो भारतीय लोगों का ख्याल रखा और न भारतीय समाज का ख्याल रखा, और परिणाम ये हो गया कि भारत के अधिकांश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान अपने आप को कंपनी के शासन से अलग थलग महसूस करना शुरू हो गया। जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो ये आर्थिक कारण था। अब देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति है, इसके राजनीतिक कारण क्या था, क्योंकि कोई भी जो बड़ी क्रांति होती है या जन आंदोलन होता है, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, बल्कि कई सारे कारण होते हैं, और उस कारण के परिणाम स्वरूप ही क्रांति जैसे बड़ी घटनाओं की शुरुआत होती है। तो आर्थिक कारण के बाद अब हम देखते हैं कि 1857 के आसपास ऐसा राजनीतिक स्थिति किस तरह से भारत में उत्पन्न हो रहा था, जिस वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत होता है। राजनीतिक कारण,
देखिए, अगर हम राजनीतिक कारण को समझे तो राजनीतिक कारण में हमने देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को राजनीतिक रूप से अपने अधीन करने का प्रयास किया। समय गुजरते गए और अलग अलग भारतीय शासकों को अलग अलग तरह से उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और अधिक से अधिक भारत के जो संसाधन है, इस संसाधन के दोहन करने का प्रयास किया। पर 1850 के दशक में अगर देखें तो बहुत चीजें ऐसे बदल रहा था जो भारतीय समाज में या भारतीय लोगों के हित में नहीं था। जैसे कि अगर हम देखें तो इसी समय एक गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच। हमने लॉर्ड डलहौजी के बारे में पिछले कुछ वीडियो में देखे थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक जो राज्य को विस्तार करने के लिए एक नीति अपनाया गया जिसको कहते हैं व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके द्वारा क्या किया गया कि अधिकांश भारतीय समाज या भारतीय राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। लॉर्ड डलहौजी नहीं चाहते थे कि भारत पर अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित किया जाए। भारतीय राज्यों को सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन करने का प्रयास किया और इस प्रयास में कई राजा को उनके राज्य से वंचित किया गया और इस सिद्धांत के लिए अलग अलग तरह की थियोरी दिया गया, अलग अलग तरह की बातें की गई। जैसे कि अगर किसी राजा के पास उसका खुद का संतान नहीं है, उसके मृत्यु के पश्चात उसके राज्य के गद्दी पर बैठने के लिए, तो वो राजा अगर किसी दूसरे संतान को गोद लेते हैं तो वो संतान उस राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इस तरीके से कई सिद्धांत का प्रयोग किया गया लॉर्ड डलहौजी को और इसके द्वारा किए गए इस सिद्धांत को राज हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो 1858 से लेकर के 1848 से लेकर के 1857 ईस्वी के बीच राज हड़प नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश शासन के अंग तो बना लिया गया, पर इसका परिणाम ये हो गया कि जिस राजा के राज्यों को छीना गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो गए और वो 1857 की क्रांति में एक प्रभावकारी रोल निभाते हैं इस क्रांति में। दूसरा, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की न्याय व्यवस्था को देखें तो दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था था। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था का मतलब क्या था कि जो न्याय की प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं था। जो यूरोपीय लोग थे या जो अंग्रेज लोग थे और जो भारतीय लोग थे, अगर दोनों ने एक ही तरह की गलती किया है तो यूरोपीय लोगों को सजा नहीं के बराबर दिया जाता था, जबकि भारतीय लोगों को अधिक से अधिक सजा दिया जाता था। इस न्यायपूर्ण जो व्यवस्था था, जो बहुत ही दोषपूर्ण था, इसके कारण भी भारतीय समाज के लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और 1857 के क्रांति में ये भावना एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाता है। और एक और अगर हम कारण देखें, राजनीतिक कारण, तो विदेशीपन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बाहरी था, विदेशीपन। देखिए, भारत में कई सारे बाहरी आक्रमणकारी आए। अगर हम मध्यकालीन भारत को देखें तो जितने भी जो मुस्लिम आक्रमणकारी है, जो अरब से आए या सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए, इन सब ने क्या किया कि अपने आप को भारतीय समाज के हिसाब से ढालने का कोशिश किया और भारतीय समाज में ढल गए। पर जो अंग्रेज भारत को अपने अधीन किया, ये भारतीय समाज में नहीं ढल पाए और ये भारतीय समाज को अपने अनुसार, अपने हिसाब से ढालने का कोशिश किया, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक नीतियां हैं इसमें विदेशीपन दिखाई देता है और इस विदेशीपन के वजह से ये भारतीय लोगों के करीब नहीं पहुंच सका, भारतीय लोगों का विश्वास नहीं जीत सका। ये एक भी महत्वपूर्ण कारण था जिसके वजह से 1857 ईस्वी की क्रांति की घटना होती है। तो ये कुछ राजनीतिक कारण था जिसमें कि सबसे
महत्वपूर्ण तो यही था कि बहुत सारे भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन किया, और अपने अधीन करने के पश्चात जो भारतीय राजा थे उसके अंदर एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। वो फिर से अपना सत्ता प्राप्त करने का कोशिश करता है, और 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हुआ तो ये राजाओं ने अपने तरफ से इसमें मदद किया, अपने तरफ से भाग लेने का प्रयास किया। दूसरा जो राजनीतिक कारण अगर देखें तो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी, खास करके जो न्यायिक नीतियां थी, वो बहुत ही दोषपूर्ण था, क्योंकि भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों के बराबर नहीं समझा जाता था, समान न्याय प्रक्रिया नहीं अपनाया जा रहा था भारतीय लोगों के लिए भी और ब्रिटिश लोगों के लिए भी। राजनीतिक कारण में एक और कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का विदेशीपन। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को भारतीय समाज के हिसाब से नहीं ढाल पाया, इस वजह से उनकी विदेशीपन की झलक भारतीय समाज में देखने को मिलता है, और लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहरी समझने लगते हैं, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1857 की क्रांति हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद प्रशासनिक नीतियां कि प्रशासनिक कारण क्या रहा। प्रशासनिक कारण कोई भी क्रांति होता है, उस क्रांति के पीछे बहुत सारे घटनाक्रम का योगदान होता है। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुआ, इस क्रांति के पीछे भी कई सारे कारणों में से एक कारण प्रशासनिक कारण था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था। तो अगर हम प्रशासनिक कारण को देखें तो सबसे पहला जो कारण हमें देखने को मिलता है सेना के साथ भेदभाव। सेना के साथ भेदभाव। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने अधीन करके शासन कर रहा था, इसमें भारतीय सेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके अधिकांश सैनिक भारतीय लोग थे। पर इस सैनिकों के साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव की वजह से भारतीय सेना के अंदर एक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक असंतोष की भावना उत्पन्न होता है, और ये भावना 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो नागरिक शासन में जो भारतीय लोग थे, भारतीय को उच्च पद नहीं दिया जाता था। भारतीय लोगों को उच्च पद से वंचित रखा गया। जो नागरिक प्रशासन है, इसमें भारतीय लोगों को यूरोपीय लोगों के बराबर नहीं समझा जाता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की नस्लीय भेदभाव की नीति हमें देखने को मिलता है। इसमें हमेशा भारतीयों को निम्न पद दिया जाता था, जबकि उच्च पद पर ब्रिटिश लोग ही होते थे, जो गोरे लोग हैं वो ही होते थे। इस वजह से भी भारतीय लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना उत्पन्न होता है 1857 की क्रांति में। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ये ए ये बी, एक और कारण था कि अंग्रेजी प्रशासनिक भाषा। अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनाया गया था, और अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनाए जाने की वजह से जो भारत के लोग हैं उनको इस भाषा में काम करने में शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और एक कारण ये भी था कि इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी भारतीय व्यक्ति को उच्च पद नहीं देता था। तो ये जो एक कारण था अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनाए जाना, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो क्रांति हुआ 1857 में, उसका एक प्रमुख कारण रहा था। तो ये तो हो गया प्रशासनिक कारण।
अब हम समझते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या क्या था 1857 की क्रांति में। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। देखिए, जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण था, इसमें सबसे पहले जो चीज था वो ईसाई मिशनरी को प्रोत्साहन। को प्रोत्साहन 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट, ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा जो ईसाई मिशनरी है उसको इस चीज की अनुमति दे दिया गया कि अब ईसाई मिशनरी भारत में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जब ये अनुमति ईसाई मिशनरी को दिया गया तो इससे क्या हो गया कि बहुत सारे भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण जो धार्मिक समूह के लोग थे उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के प्रति एक विरोध की भावना उत्पन्न होता है और उसको ये महसूस होता है कि ये जो कंपनी की शासन है ये उसके धर्म के खिलाफ है, ये उसके धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। और 1857 की क्रांति में ईसाई मिशनरी की गतिविधि भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और हमने जो इससे पहले जनजाति आंदोलन के विषय में समझा था, वहां भी देखा था कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए गतिविधि के कारण जो ईसाई समाज के लोग हैं उसके अंदर भी एक जो है आशंका उत्पन्न होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति। दूसरा जो कारण था, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों को अंग्रेजों की नस्लीय श्रेष्ठता की भावना। जो अंग्रेज लोग थे वो अपने आप को नस्ल में भारतीय से श्रेष्ठ समझते थे और भारतीय लोगों को तुच्छ समझते थे और कई बार भारतीय लोगों की वो आलोचना भी करते थे। इसके कारण भी जो भारतीय लोग हैं उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होता है, क्योंकि नस्ल के आधार पर भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इससे भी भारतीय समाज के लोगों में एक भावना उत्पन्न होता है। उसके बाद देखें तो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। हम आगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को समझेंगे, पर अभी इतना समझ लीजिए कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण क्या हो गया कि भारतीय धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी, इन कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया गया। और इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन है उन्होंने कई तरह के कानून पास किए और कई एक्ट बनाए। इस एक्ट के द्वारा भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां थी, इस बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। पर इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग भारत के धर्मों में, भारत के समाज में परिवर्तन के विरोध कर रहे थे, उसको लग रहा था कि ये अंग्रेज की नीतियां हैं भारतीय समाज को परिवर्तित करने का
भारत के धर्मों को परिवर्तित करने का, और ये एक बड़ी वजह रहा जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होता है। तो ये जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन है, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में योगदान दिया। जैसे कि सती प्रथा को जब अंत किया गया, तो सती प्रथा को अंत करने के लिए विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। तो बहुत सारे भारतीय जो कट्टरवादी हिंदू समूह थे, उसको लगता था कि विलियम बेंटिक के द्वारा ये जो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया है, ये भारतीय धर्म को, भारतीय समाज को खराब करने के उद्देश्य से किया गया है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। अब देखते हैं सैनिक कारण। बहुत सारे कारण में से एक कारण था सैनिक कारण। सैनिक कारण, तो सैनिक कारण में क्या था कि सैनिकों को वेतन एवं भत्ते नहीं दिया जा रहा था समय समय पे। एवं भत्ते से संबंधित जो सैनिक लोग थे, इसको समय समय पे वेतन एवं भत्ते नहीं दिया जा रहा था। जो ब्रिटिश सैनिक थे या जो यूरोपीय सैनिक थे, उसको ज्यादा वेतन दिया जाता था समान काम करने के लिए। इसके कारण भी जो भारतीय सैनिक थे, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध एक विरोध की भावना जन्म होता है, और इस भावना के कारण जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखें तो आर्थिक असमानता एवं भेदभाव। देखिए, जो सेना में ज्यादातर लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो किसान परिवार से आते हैं या गांव की परिस्थितियों से आते हैं, निम्न आर्थिक समूह से आते हैं। और जब किसान के साथ भू राजस्व के नीति को लेकर के या टैक्स को लेकर के किसी तरह का विवाद होता था, तो इससे सेना में जो अधिकारी थे या भारतीय सैनिक जो थे, उसके अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के प्रति एक विरोध की भावना जन्म होता है। और इस भावना की वजह से बहुत सारे सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों को लेकर के असंतोष जाहिर करते हैं, और 1857 की क्रांति में सैनिकों को के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, वो भी एक बड़ी वजह बनकर के सामने आया था। दूसरा, समुद्र पार कराना। भारतीय सैनिकों को बाहरी अभियान के लिए, जैसे कि वर्मा अभियान के लिए, समुद्र पार करा करके भेजा जा रहा था। और उस समय भारतीय समाज में यह मान्यता था कि समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध है। अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार कर लेता है तो वो अधार्मिक हो जाता है, जिस धर्म को वो मानते हैं, इससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और सैनिकों में इस बात की अफवाह था कि ये जो ब्रिटिश का नीति है धर्म पार कराना, ये इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसके कारण भी सैनिक के अंदर एक असंतोष जाहिर होता है। पर किसी भी क्रांति की इतने सारे कारणों के बीच एक ऐसा कारण होता है जिसको कहा जाता है तत्कालिक कारण, और उस कारण की वजह से कोई क्रांति शुरू हो जाता है। यानी कि अगर असंतोष की भावना या फिर सरकार के प्रति विरोध की भावना जन्म ले रहा है, तो कुछ न कुछ ऐसे घटना हो जाता है जो एकाएक किसी तरह की क्रांति की शुरुआत कर देती है, किसी तरह की विद्रोह की शुरुआत कर देती है। तो अब इन्हीं घटनाक्रम में से हम समझते हैं कि तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का।
अब हम समझते हैं तात्कालिक कारण। अगर हम तत्कालिक कारण को समझें कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसी समय एक राइफल दिया जाता है जिसको कहते हैं एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। और इस राइफल का जो कारतूस था, कारतूस को दांत से काट करके लगाना होता था, और जो सेना थे उसमें इस चीज की अफवाह फैल गया था कि ये जो नया कारतूस है ये गाय और सूअर की चर्बी से मिल करके बना हुआ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीति ये है कि भारतीय सेना के धर्म को किस तरीके से खराब किया जाए, किस तरीके से उसे उसके धर्म के विरुद्ध एक तरह से चीजें किया जाए। और ये कारण जो था ये तत्कालिक कारण बन गया, क्योंकि जो हिंदू सैनिक थे उसके लिए गाय पवित्र होता है, और जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए सूअर जो है वो अपवित्र होता है, वो उसके चीज़ों को टच नहीं करना चाहता है। उनको लग रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन है उसकी ये जानबूझ करके एक बनाया हुआ नीति है कि वो चाहता है कि भारतीय लोगों को किस तरह से धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश किया जाए। और ये भावना क्या हो गया कि बढ़ता गया, और यही भावना जाकर के 1857 की जो क्रांति है इस क्रांति की तत्कालिक कारण बनते हैं। और ये एक सिंगल चीज था जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम 1857 की क्रांति की घटनाक्रम को देखें कि किस तरीके से घटनाक्रम होता है, तो तत्कालिक कारण तो था ही। तो ये जो एनफील्ड राइफल वाले कहानी है, इसमें क्या होता है कि बैरकपुर छावनी में एक सैनिक होते हैं। बैरकपुर छावनी घटनाक्रम अगर देखें किस तरह से घटनाक्रम चलता है, बैरकपुर छावनी में एक सैनिक होते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे। तो बैरकपुर छावनी को भी ये नया राइफल दिया गया, एनफील्ड राइफल, और इस सैनिक के छावनी में जो सिपाही थे इनको कहा गया कारतूस भरने के लिए, और कारतूस भरते समय उसको उसके खोल को दांत से काटना होता था, उसके बाद कारतूस भरा जाता था राइफल में। तो सिपाहियों को लगा कि जो अंग्रेज है इनकी ये नीति है कि भारतीय सैनिकों के धर्म को खराब किया जाए, धर्म को उसको भ्रष्ट किया जाए। इसके वजह से क्या हुआ कि जब मंगल पांडे नाम के सिपाही को ये चीज कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, और जब ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया गया, उसको गिरफ्तार करने का कोशिश किया गया, तो उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिक अधिकारी जो था, ब्रिटिश सैनिक अधिकारी, उस पर गोली चला दी और उस सैनिक अधिकारी का वहीं पे मृत्यु हो गया। इसके बाद क्या हो गया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और कुछ ही समय के बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया, जिसके वजह से जो दूसरे सैनिक छावनी के सिपाही थे उसके अंदर भी कंपनी के नीतियों के प्रति एक विरोध की भावना शुरू होता है, और धीरे धीरे जो मतलब 1857 की क्रांति है इसका शुरुआत हो जाता है। पर इस क्रांति की शुरुआत करने के पीछे जो एक आदमी की सबसे बड़ी भूमिका है वो कौन है? वो है मंगल पांडे, क्योंकि इन्होंने ही तत्कालिक कारणों की वजह से एनफील्ड राइफल में जो कारतूस है उसको भरने से मना किया, और जब ब्रिटिश अधिकारी उसको मजबूर करने लगा तो उस पर उन्होंने गोलियां चला दी, जिस वजह से ब्रिटिश अधिकारी का मृत्यु हो गया। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के कुछ समय के बाद ही उसे फांसी दे दिया गया। इस वजह से जो भारत के दूसरे छावनी में सैनिक थे उसके अंदर भी क्रांति की भावना जागृत होता है, और फिर क्रांति की औपचारिक शुरुआत होता है। औपचारिक शुरुआत। अगर हम 1857 के क्रांति का औपचारिक शुरुआत की बात करें तो ये शुरू होता है कहां से? मेरठ छावनी से। मेरठ से। मेरठ में क्या होता है कि यहाँ पे 3rd कैवेलरी के 90 जवान थे। 3rd कैवेलरी वो सैनिक होते हैं
घुड़सवार सैनिक को कहा जाता है कैवेलरी के 90 जवान। जब इन जवान को भी एनफील्ड राइफल भरने के लिए कहा गया तो ये सभी के सभी जवान ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले मंगल पांडे ये चीज कर चुका था। हालांकि मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। और ये घटना कब का है? ये घटना है 9 मई 1857 पे। 9 मई 1857 की घटना है। और जब इन जवानों ने ब्रिटिश अधिकारी की बात को मानने से इनकार कर दिया गया, ब्रिटिश ऑफिसर की बात को मानने से इनकार कर दिया और एनफील्ड राइफल को भरने से मना कर दिया, तो इन 90 में से क्या किया गया कि 85 जवानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और 5 जवान को फांसी दे दिया। जवान को फांसी दे दिया इस चीज को दिखाने के लिए कि अगर सजा जल्दी दे दिया जाए तो दूसरे छावनी में जो सैनिक है वो इस तरह की घटना नहीं दोहराएंगे, ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध वो विद्रोह नहीं करेंगे। पर जैसे ही ये खबर दूसरे छावनी के सैनिक के पास पहुंचा, तो क्या हो गया कि सबसे पहले इसी छावनी की जो सैनिक है वो 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया, कहा कि मेरठ छावनी की सैनिक ने। और 11 मई को क्या किया कि ये सभी के सभी सैनिक निकल करके कहाँ पहुंच गया? दिल्ली की तरफ पहुंचा। और उस समय चूंकि नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, इस विद्रोह के नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, और अंग्रेज के शासन से पहले जो पूरे भारत पर शासन कर रहे थे वो मुगल का शासन था। और इस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो सभी विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर के पास पहुंचा और उन्होंने बहादुर शाह जफर को इस क्रांति की नेतृत्व करने के लिए मनाया। हालांकि उस समय बहादुर शाह जफर का उम्र भी बहुत ज्यादा था और उसके हाथों में उतना शक्ति भी नहीं था, केवल और केवल वो नाम के एक बादशाह थे, पर उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं था। पर इस विद्रोही सैनिकों को देख करके उन्होंने इन सभी सैनिकों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और इस तरीके से इस क्रांति की औपचारिक शुरुआत हो जाता है 11 मई को। और धीरे धीरे पूरे भारत के जो अलग अलग सैनिक छावनी है, इस अलग अलग सैनिक छावनी के सिपाही भी विद्रोह करना शुरू कर दिया और आपस में मिलकर के आजादी की जो प्रथम लड़ाई है, जिसको 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह कहते हैं, इसको पूरी तरीके से शुरुआत कर देता है। तो जो आगे की घटनाक्रम है उसमें हम देखेंगे कि पूरे भारत में जो अलग अलग विद्रोह का केंद्र था वहां पे किस तरह से विद्रोह किया गया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासन है उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई, इन सब चीजों को आगे के वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।